Hello students, good afternoon to all of you. I am Surendra Nagia. Welcome again in Calvin Institute in chemistry subject. तो बच्चों, कल आपको पढ़ाया गया था। कल हम लोगों ने एक जनरल आइडिया लिया था कि भाई जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक जनरल स्ट्रक्चर का आइडिया लिया था कि हमने एक साइज क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं, जो न्यूक्लियस वाले पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियन कौन से हैं। फिर उसको हमने देखा था कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड बनाने के लिए जनरल जो है एक्सप्रेशन कैसे करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, आपने देखा था। ये सारा हम लोगों ने किया था बेटा। और लास्ट में अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया था, और अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइकिंग जो था, जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का जिससे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, वो भी हम लोगों ने किया था। तो कल हमने जस्ट इसके बारे में आइडिया किया था। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम एटम की न्यूक्लियस के साथ साथ बाहर के इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर जो कि नील्स बोहर ने स्टडी किया था, तो उसके बारे में आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज और बेटा, जो भी आपके किसी भी स्टूडेंट्स को किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो ये नोट्स हैं, ये समझ लो कि ये आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ये सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। सिर्फ ये स्लाइड्स नहीं, ऊपर जो अपने कर रहे हैं, जो अपने क्वेश्चंस करते हैं, जो अपने लिखते हैं, मतलब लाइक के नोट्स, ये सारा लाइक के नोट्स जो है आपको सब अवेलेबल होगा। हाँ, बट अभी 1-2 दिन के अंदर आपके पास सारी चीज अवेलेबल होने वाली है, तो किसी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो लेक्चर को समझना है अच्छे से, और जो कोई चीज नहीं आती है और आपको चीज समझ नहीं आती है, तो वो आप उसको कमेंट्स में लिखेंगे, और कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं इमीडिएट आपका उस चीज का एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां से अच्छे से समझना है, बाद में आपको नोट सारा कुछ अवेलेबल होगा और सब कुछ आपको कैल्विन की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है, कुछ बच्चों के जैसे कमेंट्स आते हैं कि सर ये फिर अब हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो वो सब अवेलेबल होगा। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। हर तरीके की जो भी हेल्प होगी आपकी, वो लाइक के ऑफलाइन फीलिंग होने आने वाली है आपको कुछ टाइम्स के अंदर। ऑनलाइन से ऑफलाइन, मतलब जैसा आप करते थे, क्लास में बैठ के पढ़ते थे, सारी वही चीजें होने वाली हैं। तो बेटा, अभी हो सकता है कि कुछ आप में से न्यू स्टूडेंट हो। और हरीश, हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होने जा रहा है अभी। और अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट पार्ट। देखो आपका नेक्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले अब बोहर्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपने। तो बोहर्स थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो बेटा इसमें देखो, बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ पोस्टुलेट्स के बेस पर दिया था, कुछ उसका पोस्टुलेट्स था, तो उसको हम बोहर्स पोस्टुलेट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम बात करते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट ये बनता है बेटा, पहला क्वेश्चन ही यहां पर हमारे पास ये आएगा कि अगर हम जो यहां पर बोहर पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, यहां पर एटम जो था उन्होंने हाइड्रोजन एटम लिया था। हाइड्रोजन एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो आपका पहला पॉइंट ये होगा कि बोहर थ्योरी जो है ये आपकी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल फॉर, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए बेटा, याद रखना है आपको। सिर्फ ऐसा सिस्टम, प्रोटॉन कितने भी हो, प्रोटॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, प्रोटॉन कितना भी हो न्यूक्लियस के अंदर, बट न्यूक्लियस के आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसीलिए मैंने कल आपको बेसिक यहीं पर चीज बताई थी। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप देख सकते हो, देखो क्या क्या कर सकते हो आप। हाइड्रोजन ले सकते हो, अगर आप हाइड्रोजन की बजाय हीलियम ले रहे हो तो He पॉजिटिव आयन ले सकते हो। अगर आप लिथियम ले रहे हो तो Li2 पॉजिटिव आयन ले सकते हो। इन सब के लिए एप्लीकेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो बोहर थ्योरी आप करने जा रहे हो, ये बोहर थ्योरी जो है ये प्लैंक थ्योरी पर बेस्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस थ्योरी पर बेस्ड है, तो बेस्ड एक और थ्योरी है, बेस्ड अपॉन प्लैंक कंसेप्ट। प्लांक्स की जो थ्योरी थी, प्लांक्स कंसेप्ट का जो प्लैंक्स का कंसेप्ट था उस पर बेस्ड है बेटा, ये प्लैंक के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और प्लैंक का जो
कॉन्सेप्ट है वो आपका ये कहता है कि अब इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं तो उसमें हम पॉइंट्स लिखते हैं कि पहला पॉइंट ये होता है कि इसमें आपके पास न्यूक्लियस के सराउंडिंग, जो भी न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग फिक्स एनर्जी के इन्फिनाइट, इनका नंबर जो होगा बेटा इन्फिनाइट सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी होते हैं, जिसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, और जब एनर्जी फिक्स्ड होती है तो बेटा मोमेंटम भी फिक्स्ड होता है। और यहां पर क्योंकि साइक्लिक फॉर्म के अंदर सर्कुलर पाथ है, इसलिए एंगल के साथ, रेडियस के साथ मोमेंटम बनेगा। दैट्स वाई हम बोलेंगे कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है आपका, जो यहां पर आपका जाएगा, जो इन्फिनाइट सर्कुलर पाथ है आपके पास, तो इन्फिनाइट सर्कुलर पाथ यहां लिख देते हैं मैं अभी, देखो इन्फिनाइट सर्कुलर पाथ जो है वो फिक्स एनर्जी के इन्फिनाइट सर्कुलर पाथ है। तो इन्फिनाइट सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हम यही बोलेंगे कि इसके अंदर नंबर पूछा जाएगा, नंबर 1 2 3 4 नहीं बेटा, चाहे इवन हाइड्रोजन एटम है, आंसर देना है इन्फिनाइट है। ऐसे जैसे आपने देखा ओनियन, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड, जो वर्ड बेटा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड को ही क्वांटाइज्ड बोला जाता है, क्वांटाइज्ड। अभी मैं समझाता हूं इस बात को, अभी देखो क्वांटाइज्ड बोला जाता है फिक्स्ड एनर्जी। जब एनर्जी फिक्स्ड होती है तो बेटा एंगुलर मोमेंटम भी यहां फिक्स रहेगा, वो भी क्वांटाइज रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। तो ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जो फिक्स एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ हैं, दैट्स कॉल्ड बोहर्स ऑर्बिट। इन्हीं को हम बोहर ऑर्बिट्स बोलते हैं बेटा, या शेल बोलते हैं, इन्हीं को आप शेल्स बोलोगे। ये बोहर ऑर्बिट या शेल्स होते हैं। तो बोहर ऑर्बिट या शेल्स होते हैं, तो आप एक इसको ऐसे सोच सकते हो बेटा, क्योंकि बिकॉज एटम एक बहुत छोटी सी चीज है। आपने कभी एक ओनियन देखा होगा, ओनियन की लेयर्स आप ओपन करो, ओनियन का जैसे जैसे आप लेयर ओपन करोगे तो आप क्या देखते जाओगे, एक लेयर उतारो, एक उतरेगा, फिर दूसरा उतरेगा, फिर तीसरा उतरेगा। तो इस तरह बहुत सारी लेयर अवेलेबल होती है। एक उसके अंदर एक लेयर, जो स्फेरिकल ओनियन होता है उसमें आप देखोगे कि लेयर अवेलेबल होती है। तो ये लेयर जो आपकी यहां अवेलेबल है, तो लेयर जो आपकी अवेलेबल है उसी टाइप से हम कहते हैं कि ऐसे सर्कुलर पाथ जो है अवेलेबल होते हैं, इनको हम बोहर ऑर्बिट बोलते हैं। और इनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। और ये एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का वही होगा। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम जो होने वाला है वो फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम को हम जे से लिखते हैं या एम बी आर। देखो मोमेंटम होता है P इजिकल टू एम बी, तो आर से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एंगल के साथ। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम ये फिक्स होता है, क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है। ये कितना होता है, ये ऑर्बिट नंबर पर बेटा डिपेंड करता है, NH/2π। ये आपका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा। एंगुलर मोमेंटम MBR NH/2π रहेगा। MBR एंगुलर मोमेंटम हमेशा n पर डिपेंड करेगा। और n यहां पर आपका n आप देखेंगे क्या है, ये ऑर्बिट नंबर है। और ऑर्बिट आपने देखा कि ऑर्बिट नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो आप कैसे सोच सकते हो, देखो आप ये सोच सकते हो कि जैसे ही सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, सपोज ऐसे जैसा कुछ मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग ये ऑर्बिट हो गया आपका फर्स्ट, ये फिर हो गया सेकंड, ऐसे चलता जाएगा ना, फिर आपका देखो थर्ड, फिर आपका फोर्थ, ऐसे आता जाएगा। तो ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर है, तो यहां n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। एंड यू नो वेरी वेल, जो फर्स्ट होता है उसका नाम रखा हुआ है के शेल। जो फर्स्ट लेंगे बेटा हम, उसका नाम हम लेते हैं, जो फर्स्ट लेते हैं अपने, जो फर्स्ट है हमारे पास उसका नाम है हमारे पास के शेल। तो पहला जो आपने बनाया है वो के है, फिर एल है, फिर एम शेल है, फिर एन ऑर्बिट या एन शेल बोल सकते हो आप। और हर किसी का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है बेटा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले का एंगुलर मोमेंटम करूंगा, फर्स्ट वाले का एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट वाले का 1h/2π आ जाएगा बेटा। और दूसरे वाले का देखो, सेकंड वाले का मैं आपसे पूछता हूं कि एंगुलर मोमेंटम एन वाले का, एन तो क्या लिखोगे आप, देखो 4h/2π। एन शेल का एंगुलर मोमेंटम 4h/2π है, क्वांटाइज्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा जो होंगे उसके फिक्स रहेंगे। और जब एंगुलर मोमेंटम बेटा फिक्स रहेगा तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि इसमें जब आप न्यूक्लियस के सराउंडिंग, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब अपने पास पर घूमेगा तो उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी, एनर्जी भी फिक्स रहेगी। तो यहां घूमता जाएगा तो उसका एनर्जी भी फिक्स रहना है।
अब जो आपका एनर्जी इसके अंदर फिक्स रहना है, और एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वो एनर्जी 3 टाइप का होगा जो अभी आगे देखने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब टाइप की एनर्जी हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। बट इसका एनर्जी भी जो यहां रहेगा वो फिक्स रहेगा। वो एनर्जी फिक्स क्यों रहता है? बिकॉज यहां सेंटर पर पॉजिटिव और बाहर देखो इलेक्ट्रॉन, तो यहां दोनों फोर्स जो लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, और सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर की तरफ अपना एक फोर्स डालेगा, दो अपोजिंग फोर्स लगेंगे, इसलिए अपनी जगह बैलेंस रहेगा। और बैलेंसिंग के लिए हम बोलते हैं कि 2 फोर्स होते हैं, बेटा आपने पढ़ा होगा, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये बराबर होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये फार्मूला याद रखना है, फिजिक्स में आता है, mv²/r। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है k, q1 q2 होता है ना, तो अंदर का चार्ज Ze, मान लो एक प्रोटोन है तो E, Z प्रोटोन है तो Ze, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है तो kZe जो होगा वो r²। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे आपकी। तो हमारे पास 2 चीजें बेटा यहां सामने आई, तो क्या 2 चीजें हमारे पास सामने आई? आप ऐसा सोच सकते हो कि सपोज हमारे पास क्या है, कि सपोज हमारे पास जो है इस टाइप से हम सोच सकते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है, सपोज ये सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के चारों तरफ ऐसे कुछ ऐसे जो है चारों तरफ कुछ पाथ हैं, और चारों तरफ जो पाथ हैं और हर एक पाथ का एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी फिक्स है। उस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी, और जो पाथ है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है mvr/nh/2π होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है mvr होता है, जो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा फिक्स होना। जैसा आप एग्जांपल ले सकते हो, एक रूम के अंदर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज आप किसी क्लास में पढ़ते थे, जब आपको याद होगा जब आप अपने स्कूल की क्लास में पढ़ते थे, तो जैसे आपके फ्रंट के सामने, फ्रंट पर एक बड़ा मेज होता था जिस पर आप अपना बैग रखते थे, फिर एक देखो फिर छोटा मेज होता था जिस पर आप बैठते थे, फिर बड़ा मेज था, फिर छोटा मेज था। तो वो इस तरह का एक फिक्स अरेंजमेंट था। जब ये फिक्स अरेंजमेंट होता है इस टाइप का, तो इस फिक्स अरेंजमेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन एक फिक्स अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट जो है एक आप एटम के अंदर देख सकते हो। तो आपका एंगुलर, इसी को बोलते हैं एंगुलर जो है मोमेंटम, वो क्वांटाइज्ड वैल्यू है। यहां पर देखो अभी हम, जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं आपके साथ। पहला प्रॉब्लम आप देखेंगे जो अभी हमने काम किया, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बेटा रिप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कौन सी चीज जो है वो क्वांटाइज्ड होगी। तो क्या आंसर दिया हुआ है, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, आप आपके सामने देखेंगे क्या आंसर आएगा, कौन सी चीज क्वांटाइज्ड होती है बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, 1 लाइक हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो ये चीज आएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका क्वांटाइज्ड है। देन बेटा रिप्लाई करो मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम को आप क्या फार्मूला यूज करते हो, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो आप, क्या फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, जल्दी बेटा रिप्लाई क्या देंगे। देखो दो सिंबल बताए थे मैंने अभी अभी आपको, एंगुलर मोमेंटम क्या देख सकते हो बेटा, देखो एक मैंने दिया आपको जे, या तो आप जे से रिप्रेजेंट करोगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा तो जे से रिप्रेजेंट करोगे आप, और दूसरा जो आएगा आपका जे के साथ साथ देखो mvr, मोमेंटम होता है जब कोई चीज का मास होता है, जब वो चलता है तो वेलोसिटी होती है, तो mv, और किसी अगर सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो रेडियस और आ जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है आपका। तो एंगुलर मोमेंटम जे से भी रिप्रेजेंट करते हो और mvr से भी रिप्रेजेंट आप करते हो। तो एंगुलर मोमेंटम जो है बोहर थ्योरी के अंदर क्वांटाइज्ड है। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, देखो मैंने दूसरा प्रॉब्लम लिखा है आपके लिए। सेकंड प्रॉब्लम में आप देखोगे मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट इज जे। मैंने बता दिया कि रिप्रेजेंट करना है आपको, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना है जे से। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो देखो आप काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको एंगुलर मोमेंटम की टर्म में, तो के ई, तो ये आएगा आपका हाफ जेवी अपॉन आर, ऑप्शन ये देना है आपने। अब ये हाफ जेवी अपॉन आर, तो हाफ जेवी अपॉन आर कैसे आया, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²।
हाफ एम वी स्केयर है, तो आप हाफ एम वी स्केयर को क्या लिख सकते हो, देखो हाफ एम वी इंटू वी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक काम करो, आपको तो जे इंट्रोड्यूस करना है ना, तो एक काम कर दो आप, फिर एक हाफ एम वी इंटू वी, आर से डिवाइड भी कर दो, आर से मल्टीप्लाई भी कर दो। आर से डिवाइड भी करोगे एंड आर से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपको कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा, और इससे आपका जे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एम वी आर को आप जे बोलते हो बेटा, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो आपका हाफ एम वी आर को जे बोल दिया, वी अपॉन आर, हाफ जे वी अपॉन आर, हाफ जे वी अपॉन आर आंसर देंगे। एंगुलर मोमेंटम बोहर ऑर्बिट जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है, तो इतना आ जाएगा बेटा। क्लियर? देखो अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अगर मैं बेटा आपसे पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या आएगा, सपोज ये आर हाफ आएगा या आर आएगा या अंडर रूट आर आएगा या 1/r आएगा, तो क्या आंसर देंगे, देखो आप, तो इनमें आपके पास जैसे 4 ऑप्शन है, तो क्या आंसर देंगे बेटा, तो क्या आंसर हो सकता है आपका कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर के साथ, रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो सब कुछ आपने किससे निकालना है, पोस्टुलेट से निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आप सोचोगे मेरे पास, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा लेकिन आपका आंसर अभी आया नहीं बेटा किसी का, तो अगर आपका आंसर होता तो क्या आंसर होता, देखो बेटा क्या आंसर देते आप कि एंगुलर मोमेंटम का आर के साथ रिलेशन। जनरली बच्चा ये ऐसे आंसर देता आपको, जनरली जो आपका आंसर आता वो इस टाइप से आता, जे हमने पढ़ा था, जे इज इक्वल टू एम वी आर। तो आप सोचते कि सर आंसर दे देते हैं ना, इधर जे है इधर आर है, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो ये गलत आंसर होगा, बिकॉज बेटा यहां पर वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी का भी आर के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। जब तक सारी चीजें कांस्टेंट नहीं आ जाती तब तक हम आगे नहीं कर सकते। तो देन फिर कैसे करेंगे हम, आप देखो, तो आप क्या करो, जो पोस्टुलेट्स यूज किए ना आप उसका यूज करो। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, सिंस आपने एक फार्मूला पढ़ा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है आपका, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आपने फार्मूला पढ़ा कि के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर है। अब यहां से क्या करना है आपने, एम वी स्क्वायर आर, तो एक काम कर दो आप, ये आ क्यों, हाँ, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड। हाँ बिल्कुल सही बेटा, आपके देखो जो अभी आंसर दिया है पिछले वाले क्वेश्चन का, जे इज इक्वल टू एम वी आर, तो ये यूज नहीं करना बेटा। ये जैसे विनय तोमर ने दिया है ये यूज नहीं करना, क्योंकि वी भी यहां पर वेरिएबल है, एम तो चलो कांस्टेंट है, आर हो गया, जब तक दो रिलेशन निकालते हो तो दोनों के बीच कांस्टेंट चीज निकालते हो। तो देखो फिर आप, दीपांशु ने आंसर दिया अंडर रूट आर, दीपांशु ने आंसर दिया अंडर रूट आर। तो अब देखो मैं थोड़ा, और संध्या ने भी दिया है। देखो अब इसको सोल्व कैसे करें, हमें तो सब कुछ पोस्टुलेट से निकालना होता है, जो चीज हम पढ़ते हैं ना वही चीज बेटा हमें यूज करनी होती है। तो हमें ये अभी पोस्टुलेट्स पढ़ा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर है। अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट तो ये है कि एक आर से आर कैंसिल कर दो, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि एंगुलर मोमेंटम आपको इंट्रोड्यूस करना है, एंगुलर मोमेंटम आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस करना है तो आपका के कांस्टेंट है या जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, आर आ रहा है, तो यहां से आप z इज इक्वल टू एम वी आर इंट्रोड्यूस करना चाहते, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहां पर आपको j इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए एम बी आर चाहिए। तो एक काम करो आप m और r से मल्टीप्लाई कर दो, और r से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, देखो कुछ फर्क पड़ता हो तो। m और v स्क्वायर तो है ही, m और r से हमें चाहिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर से, ये वाला आर स्क्वायर इधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर से इधर ले जाते हैं, और m को चलो पहले ऐसे कर लेते हैं एक स्टेप,
के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। अब m से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो अब देखो m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली m v r z का स्क्वायर आ गया आपके पास। ये r आप इधर ले गए, z का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो यहां से क्या आ गया, z का स्क्वायर r, ये आ गया आपका z का स्क्वायर r इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट, के जेड स्क्वायर, तो z का स्क्वायर ये कांस्टेंट ले लो कोई, और ये आ गया r। तो z की वैल्यू देखो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो यहां से आप ये चीज निकाल सकते हो। तो देखो जो आपको डायरेक्टली कुछ और दिखाई दे रहा था और यहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है, J इज इक्वल टू MVR दिखाई दे रहा था, ऑप्शन में R भी होगा, लेकिन R आया नहीं। R की पावर कितनी आ गई, 1/2। तो आंसर देंगे R का पावर 1/2। तो इस टाइप से आप एंगुलर मोमेंटम का जो है प्रॉब्लम देख सकते हो आप। फिर मैंने एंगुलर मोमेंटम का एक और प्रॉब्लम दिया आपको, तो आप देखो, डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या आंसर आएगा बेटा, देखो इसका मतलब कोई भी हमारे पास सक्सेसिव ऑर्बिट ले लो आप, जैसे n इज इक्वल टू 1 है और एक n इज इक्वल टू सपोज 2 है, तो 1 वाले का बताओ एंगुलर मोमेंटम 1h/2π और 2 वाले का 2h/2π। थर्ड होता n इज इक्वल टू 3 आता तो बेटा क्या करते हैं इसका 3h/2π। तो अब ये 1h/2π और 2h/2π है, ये 2h और 3h है, तो डिफरेंस निकालो जरा। देखो हमेशा निकालोगे तो कितना डिफरेंस आएगा बेटा आपका। जब आप डिफरेंस निकालोगे तो जो भी आप डिफरेंस, या डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड, तो हमेशा आपका देखो 1h और 2h का डिफरेंस h/2π ही आएगा, h/2π ही आएगा। तो जो भी हमारे ऑर्बिट होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और उनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज आपका h/2π रहेगा बेटा। उनका डिफरेंस हमेशा आपके पास h/2π होगा। तो इससे अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम इस तरह का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो इससे हम अल्टीमेटली जो निकालेंगे वो हम एप्लीकेशन देख सकते हैं कि भाई बोहर थ्योरी का हेल्प किस में होगा हमें। तो इससे हम निकाल सकते हैं बेटा कैलकुलेशन, या हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। अगर हमें किसी भी बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो इसमें आपको क्या है कि जनरली देखो मैं कुछ फार्मूले शेयर करता हूं, एक तो आप रेडियस निकाल सकते हो और एक आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये 2 फार्मूले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, रेडियस एंड वेलोसिटी। रेडियस जो होगा उसका फार्मूला आपने पहले याद करना है, n स्क्वायर s स्क्वायर 4π² m/k z e स्क्वायर। और इसमें अगर सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे कांस्टेंट को छोड़ के, तो ये आएगा आपका 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। मस्ट है बेटा, ये याद करना फार्मूला। जनरली क्या है ये याद करते हैं हम, लेकिन ये भी मस्ट है। एक्सप्रेशन भी पूछे जा रहे हैं, r इज इक्वल टू n² h² 4π² m/k z स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू पुट करेंगे सारा तो ये आ जाएगा 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। अब अगर आपको इसी से एक वेलोसिटी निकालना हो, रेडियस के साथ साथ मैंने बोला है कि रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो और वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मुझे देखो इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी देखो, फिर आप पहले तो फार्मूला याद करना है। तो फार्मूला कैसे याद करोगे आप, तो फार्मूला याद करते हैं अपने वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में v इज इक्वल टू, आप एक काम करो, जो आपका n² s² 4π है इसके इस पार्ट को अंडर रूट लेके उल्टा कर दो। अंडर रूट लेके उल्टा कर देंगे तो ये देखो हमारे पास क्या बचेगा। हाँ बेटा अभी कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं अभी। तो देखो n² s² 4π² को अगर हम करेंगे तो 2π अपॉन, लेट मी कंप्लीट देन मैं आपको बताता हूं, 2π अपॉन nh उल्टा करके अंडर रूट ले लिया, m छोड़ दो और kz² को भी उल्टा करके लिख दो तो ये ऊपर आ जाए। तो वेलोसिटी का अगर फार्मूला निकालेंगे तो ये
तो याद करने का तरीका भी मैंने सिखा दिया। वैसे वैल्यू याद करोगे तो आपकी ये आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻8 Z/m सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो फार्मूले याद करने बेटा आपने, हर किसी के दो दो करने। हाँ, रिपीट क्या करना है बेटा, देखो ये रिपीट जो है आपका इससे पहले वाला पार्ट है, ये एप्लीकेशन कि भाई बोहर थ्योरी हमारे क्या काम आती है। बोहर थ्योरी से हम क्या निकाल सकते हैं कि बोहर थ्योरी से जो भी एक एटम है उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, उस इलेक्ट्रॉन का क्या डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस पर वो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, वो आप डिस्टेंस मतलब रेडियस निकाल सकते हो ऑर्बिट की। या दूसरी बात क्या निकाल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो चीज निकालोगे ये आप जो है इन फार्मूलों से निकालोगे। आर इज इक्वल टू, पहले आपको फार्मूला जस्ट फार्मूला सीधा याद करना है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर जेड। चाहे ये यूज करो जो एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा ये, और वेलोसिटी 2 पाई अपॉन एन एच के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू या 2.18 10⁸ जेड अपॉन एन से करना है। पॉइंट आता है बेटा कि ये आप ड्राइव कैसे करोगे, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे ऊपर हमने किया, हमने दो पोस्टुलेट्स की थी बेटा, जैसे एक ये पोस्टुलेट्स की, इस पोस्टुलेट में वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे, यहां से वी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे। एक ऊपर पोस्टुलेट्स किया आपने एमवीआर वाली, ये वाली, ये पोस्टुलेट्स किया आपने एमवीआर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यहां से भी वी स्क्वायर का वैल्यू निकालो और दोनों जगह से आप कंपेयर कर दो, आपके पास आर का एक्सप्रेशन आ जाए। और उस आर का एक्सप्रेशन जो आएगा वो यही आएगा जैसे जो मैंने यहां पर लिखा है। मतलब दो पोस्टुलेट, दोनों से वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो बेटा, उसको कंपेयर कर दो, और अगर आप कंपेयर करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो पॉइंट यहां पर ये बनता है कि यहां पर एन और एच या ये चीजें लिखी है। एन क्या चीज है, तो एन आपको आइडिया है बेटा, एन ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर, एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जनरली गिवन होता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम, और के जेड स्क्वायर जो जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वो सारी चीजें हम यहां पर रख सकते हैं बेटा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमने बोहर की पोस्टुलेट देखी, एक एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या देखा आपने कि सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, कभी क्या करना आप एक चीज सोचना कि सपोज एक लकड़ी लो, आप एक छोटा सा डंडा लो और डंडे के एक पिन पर एक छोटा सा पत्थर बांध दो। अब उस पेंसिल ही ले लो, पेंसिल में बांध दो। अब पेंसिल को आप उसको पेंसिल को घुमाओगे तो आप देखोगे कि वो जो स्टोन है छोटा सा वो घूमने लग जाएगा, वो सेंटर पॉइंट पर चारों तरफ घूमेगा। आप चाहे आप जो है अपना हैंड रोक दो, लेकिन तब भी कुछ देर तक वो जो स्टोन है वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, मतलब वो सेंटर पॉइंट पर फिक्स होकर के अपने पाथ पर घूमता रहता है। लाइक दैट इलेक्ट्रॉन इस टाइप से घूमते रहते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट हमने यही दिया कि जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो फार्मूला याद करना होगा बेटा, फिजिक्स में करते हो आप, mv स्क्वायर अपॉन आर, और वो उसके कौन से फोर्स के, अट्रैक्शन फोर्स जो है आपका वो है k q1। q1 क्या होगा, कल मैंने बताया था, q1 न्यूक्लियस का चार्ज Ze और बाहर वाला चार्ज E, तो k Ze स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों से अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर दें तो आर का ये एक्सप्रेशन आएगा जो आप अपने सामने देख रहे हो बेटा, आर का एक्सप्रेशन। और इससे फिर आर के एक्सप्रेशन को मैंने याद करने के तरीके से बताया, उल्टा कर दोगे इतने पार्ट को, हाफ को उल्टा करके अंडर रूट ले लो, एम हटा दो तो के जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो वी का एक्सप्रेशन है, आर के एक्सप्रेशन में एम आ रहा है, आर के एक्सप्रेशन में एम आ रहा है, लेकिन वी के एक्सप्रेशन में एम नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि अगर हम जो भी हम चीज घुमा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चीज हम घुमा रहे हैं, तो हम उसका मास चेंज कर दें तो उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, जैसे यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इस तरह की अब प्रॉब्लम देखो बेटा, आपके सामने आएंगी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के लेवल होते हैं बेटा। एक आएगा सीधा फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम बोलते हैं, वेरी सिंपल, जैसे मैं आपसे शेयर करूं, फार्मूला बेस्ड, ओनली फार्मूला याद है आपको तो आप डायरेक्टली सोल्व कर लो। एक क्या होगा, थोड़ा सा उससे फार्मूले से थोड़ा सा ऊपर चल करके बात करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और एक क्या होगा कि हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैंने तीनों लेवल पर आपको ले जाता हूं। जैसे मैंने बिल्कुल सिंपल आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैंने सिंपल लिखा बेटा,
मैंने लिखा बोहर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्स 0.53 दे दिया। द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। तो मुझे जनरली कुछ नहीं करना बेटा, एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? r इज इक्वल टू, उसने जो वैल्यू दी है वो लिखूंगा मैं 0.53, हमने 0.529 कहा था, उसने 53 कह दिया, n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रो। तो r का वैल्यू आ जाएगा बेटा, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, 0.53। n की वैल्यू ऑर्बिट नंबर दे रखा 2 का स्क्वायर, z रेडियस फॉर हाइड्रोजन के लिए ही है, तो हाइड्रोजन के लिए z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका वैल्यू 4 3 12 2.12 एंगस्ट्रोम आ जाएगा। 2.12 एंगस्ट्रोम सही है। विधि आपका आंसर सही है, 2.12 एंगस्ट्रोम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन आया, देखो बिल्कुल सिंपल लेवल। अगर ये बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सपोज मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके ले जाता हूं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भाई एक हाइड्रोजन है, इसी क्वेश्चन में हम ऐसा ले लेते हैं, सपोज मैंने यहां इरेज किया, इसकी क्वेश्चनिंग को हम ऐसे बना देते हैं। हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं ये हाइड्रोजन एटम सपोज है, इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को r1 ले लेते हैं, सेकंड वाली को r2 ले लेते हैं, और थर्ड वाली को r3 ले लेते हैं। r1 r2 r3। अब क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस का निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस। तो हमारे पास सिंपल है, क्या आएगा, जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 0.529 ले लो, जो भी लेना है 3 ले लो, 0.529 n स्क्वायर, z का वैल्यू 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो वो तो 1 ही रहना है, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। दूसरे वाले का वैल्यू निकालोगे तो बेटा आएगा 0.529 2 का स्क्वायर, और थर्ड वाले के लिए निकालोगे तो आएगा 0.529 3 का स्क्वायर। अब एक चीज नोट करो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस देखूं तो क्या आएगा बेटा डिफरेंस, जरा बताओ। फर्स्ट और सेकंड के बीच, ऑर्बिट के बीच रेडियस का डिफरेंस 0.529 कॉमन, और ये 2 का स्क्वायर जो है 4 है, और ये 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये तो इंटू 3 आ गया, 0.529 इंटू 3। लेकिन इसका और इसका डिफरेंस जरा देखना, बिकॉज ये 3 का स्क्वायर है तो 9 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये डिफरेंस क्या होगा आपका 0.529 इंटू जो आएगा ये 5 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। क्या इंफॉर्मेशन आ गई कि हम अगर यहां से यहां फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट से सेकंड और थर्ड, मतलब अगर आप न्यूक्लियस से आउटर साइड में जाते हो तो ऑन मूविंग न्यूक्लियस टू आउटर साइड, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं बेटा। ऑन मूविंग न्यूक्लियस टू आउटर साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट, क्या आंसर दोगे बेटा, टू सक्सेसिव ऑर्बिट। अगर आपको आंसर देना है डिक्रीज या इंक्रीज, क्या आंसर आया। अगर हम किसी भी एटम में न्यूक्लियस से सेंटर पॉइंट से बाहर की साइड मूव कर रहे हैं तो आप ये डिफरेंस देखो, जैसे जैसे आगे चलते जाओगे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा बेटा। तो क्या आंसर दोगे कि अगर आप मूव कर रहे हो न्यूक्लियस से बाहर की साइड तो ऑन मूविंग, लैंग्वेज पे ध्यान देना, न्यूक्लियस टू आउटर साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट इंक्रीजेज। आंसर देना बेटा इंक्रीजेज। बट ध्यान रखना लैंग्वेज की बात है, क्या लैंग्वेज की बात है, इंक्रीजेज क्या। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये सपोज मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, बड़े ऑर्बिट होते जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर आप न्यूक्लियस से बाहर की साइड जा रहे हो तो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन उसने यही घुमा दिया बेटा, उसने कह दिया ऑन मूविंग आउटर साइड टू न्यूक्लियस, आउटर साइड टू न्यूक्लियस,
सेंटर पॉइंट पर आ रहा है, आउटर साइड से सेंटर पॉइंट पर आ रहा है, देन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट, तो आंसर बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? उस टाइम पे आंसर बदल जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, आपने सब लोगों ने, अंशिका ने, तान्या ने, संध्या ने बिल्कुल सही पहले का आंसर दिया, इंक्रीज। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी बदली है, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा आपका, जो एग्जामिनेशन होगा होल, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। याद ये किया हुआ है आपने, एग्जामिनर ने घुमा दिया आपको, कह रहा है आप आउटर साइड से न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हो, तो आंसर आपका होगा बिल्कुल बेटा डिक्रीज। बिल्कुल सही है सान्या, तुम्हारा आंसर, उसका आंसर जो आ जाएगा वो डिक्रीज आ जाएगा, तो हम आंसर उसका डिक्रीज दे देंगे। तो ये इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फिर इस पॉइंट पर जैसे बोहर रेडियस ऑर्बिट आपसे पूछा, उसने कुछ आइडिया दे दिया, तो मैंने एक बोला कि आपको डबल डेकर क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा तंग करने वाले क्वेश्चन आपको ये होते हैं बेटा। हाँ सही है अमित, आपका सही है। तो सबसे ज्यादा तंग करने वाले जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं डबल डेकर क्वेश्चन। डबल डेकर क्वेश्चन में क्या है कि उसमें आपको दो इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, फॉर सॉल्विंग डबल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। सपोज मैं आपको दो स्पीसीज देता हूं, तो लेकिन मुझे ये तो पता है ना बेटा कि किसी का भी रेडियस में निकालूंगा तो रेडियस एक फिक्स रेडियस आएगा, 0.529 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको मैं ले लेता हूं ए नोट, सपोज फिक्स वैल्यू 0.529। आर इज इक्वल टू ए नोट, जिसकी वैल्यू आपने याद कर रखी है 0.529 है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो कभी भी किसी भी स्पीसीज के लिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो मैं ए नोट की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रखूंगा ना बेटा। तो मेरे पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए जीरो एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो ए नोट इज इक्वल टू आर जेड अपॉन एन स्क्वायर आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। तो मैं चाहे एक स्पीसीज के लिए निकालूं तो उसका भी यही आएगा, दूसरी स्पीसीज के लिए निकालूंगा तो आर जेड अपॉन जो होगा, यहां मैंने आर जेड अपॉन एन स्क्वायर जो लिया है, दूसरी स्पीसीज का भी, सपोज ए स्पीसीज का ये आता है, बी स्पीसीज का ये आता है। तो बेटा बड़ा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप अगर ये अप्रोच रखोगे तो बड़ी इजीली सोल्व कर लोगे क्वेश्चन। अगर आपके पास दो इंफॉर्मेशन दे दी और आपको क्वेश्चन निकालना है कि भाई एक का कुछ आइडिया दे दिया रेडियस वेडियस और दूसरे का रेडियस वेडियस पूछ लिया आपने, तो आप ये जो है आप देख रहे हो सामने, ये यूज कर सकते हो कि आर जेड अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर जेड अपॉन एन स्क्वायर, दूसरे के, एक का दूसरे के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? जैसे सपोज मैं आपको ये बोल दूं, मैं ये देता हूं आपको क्वेश्चन, देखो अब स्टेप्स में करोगे तो काफी बड़ा होगा, हो तो जाएगा, लेकिन टाइम भी तो बचाना है बेटा हमने। तो देखो अगर मैं बोलूं इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल, Li, 2 पॉजिटिव आयन इज x एंगस्ट्रॉम, देन radius of third orbit of He पॉजिटिव आयन। अब ध्यान दे रहे हो बेटा आप, यहां पर दो इंफॉर्मेशन है, लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप से, लेंदी होंगे, तो उसको कैसे करेंगे? देखो एक इंफॉर्मेशन लिथियम का है, दूसरा जो है आपका हीलियम का है। तो अगर आपके पास दो चीजें आ गई तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो बेटा? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, इससे मुश्किल क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको इससे, मेडिकल वाले स्टूडेंट को इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे सकता हो कि दो चीजें इंफॉर्मेशन दे दी, आपको बस करना क्या है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप ये देखो यूज करो ना, आर जेड अपॉन एन स्क्वायर एक का, दूसरे का आर जेड अपॉन एन स्क्वायर लगा दो। तो देखो आपको एक है आपके पास लिथियम, आपके पास बेटा एक लिथियम है और दूसरा हीलियम है। तो लिथियम का जेड आपको पता है, आर दे दिया उसने रेडियस एंगस्ट्रॉम, तो इस आर की जगह लिख दो एक्स। जेड लिथियम का बेटा आता है आपको, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, एन स्क्वायर, एन रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, ये भी इंफॉर्मेशन दे रखा बेटा, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। सौरभ बिल्कुल सही, 2 का स्क्वायर देखो आ गया आपका, इधर आ जाओ, आर का स्क्वायर, ये आर निकालना है, जेड बी जो आप हीलियम को ले रहे हो, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर देखो आपका 2, और इसका ऑर्बिट नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया? कुछ गड़बड़ किया बेटा आपने,
9x कैसे आ रहा है देखो जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो ये आ गया, तो ये हमारे पास आर, लिथियम का आर हमें दिया हुआ है बेटा x, एक बार चेक कर लो x, z लिथियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, आर जेड, एन स्क्वायर रेडियस सेकेंड 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हमने लिया आर जेड, जेड जो आपने लिया है हीलियम का, हीलियम का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2 और ऑर्बिट नंबर है 3, 9 स्क्वायर हो गया। तो कुछ बेटा लगता है गड़बड़ हो गया, आर निकालना था आपको, कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27। हाँ बेटा संध्या आपका ठीक है, विधि आपका ठीक है, ऊपर आपने बेटा थोड़ा सा गलत किया है, वो आप ध्यान रख लो, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। 3 का स्क्वायर 9, 327 x और 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 8। तो डबल डेकर क्वेश्चन में आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर कि आपने ये वाली जो चीज है ये आपको यूज करनी है, आर जेड अपॉन एन स्क्वायर, आर जेड अपॉन एन स्क्वायर के थ्रू आपने ये चीज करना है। तो इस टाइप से आपके पास देखो 3 लेवल के क्वेश्चन है, ये जो 3 लेवल आपने किए हैं वो 3 लेवल आपके पास सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, या फिर आपका डबल, अगर हम ऐसे बात करें कि भाई डबल, जैसे डबल इंफॉर्मेशन आ जाए तो डबल डेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम रेडियस में आ सकते हैं तो बेटा वेलोसिटी में भी तो कर सकते हैं, सेम चीज आप वेलोसिटी में भी तो अप्लाई कर सकती हो। वेलोसिटी का फार्मूला मैंने रेडियस से निकालना भी सिखाया आपको। तो एक तो आपके v का फार्मूला आ गया कि v इज इक्वल टू जो आपने किया, और दूसरा उसका जो वैल्यू वाला फार्मूला 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला। तो उससे भी अब आप जैसे रेडियस की कैलकुलेशन की है एटम्स की रेडियस की, वैसे ही हम देखो अब वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे देन देखो आप इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चंस की। रेडियस पर ही देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, इफ, इस प्रॉब्लम को देखो बेटा, इस प्रॉब्लम को देखो, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर रहे हो तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम अबाउट, अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर देंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आ जाएगा। तो अब देखो, अब बेटा आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते थे यहां पर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, अब आप एक्सप्रेशन में जाते, आर इज इक्वल टू, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, है ना। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट और हाइड्रोजन बिकम अबाउट, तो यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने डबल किया, एन स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर आया। जब इस सारे को सोल्व किया आपने, यहां इस सब को सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद आपने कहा कि उसका मास जो है इलेक्ट्रॉन का डबल कर रहे हैं अब हम, तो मास तो ये रहा, मास आप डबल कर दोगे तो m जो होगा 1m की बजाय अब आप यहां पर आपको 2m रखना पड़ेगा, m की बजाय 2m, मास डबल कर रहे हो तो ये जो m है उसकी बजाय आपने 2m करना पड़ेगा। तो m डैश मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपने डबल कर दिया है, तो r इज इक्वल टू, जो पहले बनाया था तो वो 1m के लिए बनाया था आपने, अब 2m के लिए बनाना है तो 0.529 n स्क्वायर अपॉन z तो बना चुके थे आप, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो हाइड्रोजन है तो n की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1, लेकिन मास डबल है तो जहां m आया वहां 2 करना है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0.529 का बाई 2 कर दोगे, मास डबल किया। बट ये ध्यान रखना, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा ऐसे बोलता तो जरा बताओ क्या होता कि मैं ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दूं तो वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, बताओ बेटा। ये तो रेडियस पे तो फर्क पड़ गया, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में कहता कि वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, देन क्या आंसर देते, तो क्या आंसर देते बेटा। अगर वेलोसिटी, इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी, तो बिकॉज वेलोसिटी के नो इफेक्ट, हरीश बिल्कुल सही आंसर, नथिंग, कृष्णा बिल्कुल सही आंसर, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड ही नहीं करती। वेरी गुड। अब देखो इसी में वेलोसिटी का क्वेश्चन अगर हम बना दें तो यहां पर मैंने देखो वेलोसिटी का क्वेश्चन बनाया, ये दिया आपको, इस प्रॉब्लम में मैंने लिखा है
ये आपके सामने है, द इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज वी, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट वुड बी। अब देखो बेटा, हम इसकी बात जो कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी का मैंने एक प्रॉब्लम दिया आपको, तो वेलोसिटी का आपका प्रॉब्लम हुआ, तो वेलोसिटी का प्रॉब्लम क्या आंसर आ सकता है देखो आप जरा। तो मैंने क्या किया यहां पर, सपोज ये लिखा वेलोसिटी का फार्मूला, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, जो भी वेलोसिटी है 0 या 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n है। इसमें अगर n इज इक्वल टू 1 ले लें तो इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट विड बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये दे रखा है, और हमें फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है आपको। तो फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना मतलब v की टर्म में निकालना है। अब देखो पहले तो v4 निकालो आप, v4 इज इक्वल टू क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट का, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो फर्स्ट ऑर्बिट का, हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 है, तो आपका ये तो आ गया v4 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट का v फर्स्ट, ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई n, तो 4 आ रहा है n की वैल्यू, तो ये आपका v फर्स्ट जो आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमें v1 निकालना। तो आप इसको कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, जो भी vn निकालना हो तो क्या यूज कर सकते हो आप, vn निकालना है तो v फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है आपका, या v0 जो भी बोल दो आप, v0 बाई n हो जाएगा, तो n से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब आपको vn एक्चुअली गिवन था v, और v नोट निकालना था, तो 4 टाइम्स हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स, बिल्कुल सही बेटा, 4 टाइम्स। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, इसमें देखो आप, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन x, वेलोसिटी दे दिया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन द थर्ड बोहर ऑर्बिट, सेम के अंदर पूछ रहा है, अब उल्टा कर दिया, तो अभी हमने फार्मूला किया ना, जस्ट वही लगाओ, vn इज इक्वल टू v फर्स्ट या v0 जिसको इसको फर्स्ट वाली बोलते हैं, अपॉन आपका क्या क्या आ रहा है n। अब आपको क्या दिया हुआ है देखो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, मतलब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है x, तो vn निकालना है, तो vn इज इक्वल टू होगा, पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा कर दिया, स्पीड ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालना है तो x/3। अगर बेटा इसी के अंदर में आप डबल डेकर क्वेश्चन दे दूं, वही मैं कह रहा था, 2 इंफॉर्मेशन, तो आपने हमेशा क्या करना है, देखो फार्मूला आपके पास क्या है, किसी का भी v निकालो n, जो भी v नोट है जो फर्स्ट स्टेज वाला है z² अपॉन n², अगर हाइड्रोजन है तो z वैल्यू हो जाता है, अदरवाइज देखते क्या लिखा था हमने, z² n² नहीं, ये लिखा था z अपॉन n, vn इज इक्वल टू v0 z बाई n, बिकॉज ये आपका एक्सप्रेशन जो आपने लिया यहां पर, यहां देखेंगे आप, यहां लिखा मैंने z बाई n, ये देख रहे हो आप यहां पर, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको क्या ले सकते हो, कांस्टेंट कोई भी ले लो, ये फर्स्ट ऑर्बिट वाली v0 ले लिया, हाइड्रोजन की है, z बाई n, v इज इक्वल टू v0 z बाई n ले लिया। अब किसी भी स्पीसीज के लिए निकालना है तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना पहले की तरह, तो आप जब भी आपको ये कांस्टेंट है तो बाकी चीजें निकालोगे, तो जैसे vn अपॉन z, किसी भी एक स्पीसीज का vn अपॉन z दूसरी स्पीसीज के हमेशा कांस्टेंट आएगा बेटा, ये कांस्टेंट है, ये जो ये है ना, ये तरीका, ये आपका 2 चीजों को क्वेश्चन में अगर 2 इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। अब देखो पहले रेडियस के लिए यूज किया था, कि अब आपने vn अपॉन z इज इक्वल टू vn अपॉन z, a का और b का, तो अब यही क्वेश्चन में देता हूं, सपोज यहां पर देखो अपने करते हैं, सपोज वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ lithium Li2 positive ion is x, then
वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ये निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। तो आपके पास डबल इंफॉर्मेशन आ गई ना, यहां पर लिथियम दे दिया और यहां पर हीलियम दे दिया बेटा। पहले में लिथियम दे दिया, दूसरे में हीलियम दे दिया। तो वैल्यू पुट कर दो। तो पहला ए इसको ले लो, बी इसको ले लेना। तो लिथियम वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट लिथियम दे रखा है, वी की वैल्यू एक्स दे रखी है, एन की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट दे रखा है। देखो बेटा आपको जेड की वैल्यू लिथियम है तो 3, दूसरे का भी निकालना है, एन दे रखा है थर्ड ऑर्बिट, यस, और जेड की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या है दूसरे वाला हीलियम, तो 2 आ गया। तो कितना आ गया देखो बेटा, वी की वैल्यू आ जाएगी 4x/9। बिल्कुल सही बेटा, 4x/9। सदाफ अंसारी का आंसर सही है, 4x/9। तो वी आ गया। तो आपको जब भी डबल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो फिर उसको इस तरीके से सोल्व करना है आपने। अगर आपके पास सिंपल वाले हैं, सिंपल आपने क्वेश्चन करना है, तो आपको सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है। कई बार क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार हमारे पास कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम आ जाती है। ट्रिकी प्रॉब्लम मतलब किसी की वेलोसिटी तो निकाल ली उसने, लेकिन किसी और की टर्म में पूछ ली बेटा, किसी और के टर्म्स में पूछ ली। तो किसी और के टर्म्स में हम उसका आंसर कैसे दें। सपोज उसने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यू नो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट सबसे जो है मैक्सिमम है ये मेजरमेंट। इससे इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे सोल्व करना है। कुछ आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगी बेटा, इस तरीके की, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं। ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, इसी जो अभी प्रॉब्लम किया उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे कर देते हैं कि सपोज हमने ये ले लिया, सपोज हमने लिख दिया बेटा इसको कि सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट is c, then calculate the velocity of electron in first orbit of hydrogen, ये निकालना है। तो देखो पहला तो सिंपल है अपना, वेलोसिटी निकालना है तो जनरल फार्मूला यूज करोगे ना आप, v = जनरल फार्मूला 2.18 × 10⁸ Z/n मीटर पर सेकेंड, ये फार्मूला आ गया आपका। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 आ गई, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो N की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इसका मतलब Z भी 1 और N भी 1। तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई 2. ये सेंटीमीटर में ये 2.18 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया आपको। बट आंसर ये रिपोर्ट नहीं करना बेटा। अब क्वेश्चन में देखो एक डिफरेंस डाल दिया उसने, एक पॉइंट डाल दिया, डिफरेंस डाल दिया कि आपका जो वेलोसिटी है वो तो जो देखो बेसिक फार्मूले वाला क्वेश्चन था तो वो हम पहले ही कर चुके ना, वो तो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन में कुछ उसने और चीज डाल दी, कहता है इसको सी की टर्म में निकालो, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म में निकालो। थोड़ा हमें आईक्यू यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस यूज करनी पड़ेंगी। कैसे, हमें ये पता है कि लाइट की वेलोसिटी सी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 3 × 10⁸ बट मीटर पर सेकेंड होती है बेटा। ये ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। C = 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब कैलकुलेशन हो जाएगा ना। अगर 3 × 10⁻10 होता तो C होता, तो यूनिटरी मेथड लगा दो बेटा। यूनिटरी मेथड हम कैसे लगा सकते हैं कि भाई आपके पास अगर हम ये लिखें कि 3 × 10⁻10 देख रहे हो आप, 3 × 10⁻10 C के बराबर। अब 3 × 10⁻, ये C के बराबर है, तो अब आपको जो है
ऐसे लिखना पड़ेगा 3 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू सी, तो 1 इज इक्वल टू सी अपॉन 3 इंटू जो है 10⁻10, और कितना चाहिए आपको ये वाला, तो ये हो जाएगा सी 3 इंटू 10⁻10 इंटू 2.18 और 10⁻8। तो अप्रोक्सीमेट जो चीजें कैंसिल होगी वो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन ये 8 जो होगा आपका 2 रह जाएगा, तो 300 मतलब 150 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, सी अपॉन 150 या ऐसे कुछ ज्यादा आ जाएगा। तो सी की टर्म में लगाना मतलब एक स्टेप बढ़ा देना है बेटा आपने, एक स्टेप जो होगा वो यहां से आपका बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म में निकालना है तो यूनिटरी और लगा दिया करो भाई, 3 इंटू 10⁻10 सी के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू जो निकाली है ये कितने के बराबर होगी, तो सी बाई 3 इंटू 10⁻10 जो लिखा था आपने, इंटू जो आप वैल्यू निकालते हो वो वाली चीज आपके पास आ जाएगी बेटा। तो ये जो है इस टाइप से आपका स्पीड ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करने जा रहा हूं बेटा आज का। हाँ दीपांशु 0.007 जैसे लिखा है ना आपने, तो 0.007 में जनरली ये सी डिवाइडेड बाई कुछ पूछेगा, जैसे तानिया तुमने जैसे निकाला ना सी 1/137, इस टाइप से निकालोगे तो उस टाइप का कुछ आंसर वहां ऑब्जर्वेशन होगा, वो हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो आज की क्लास में देखो मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं। अब इसका क्या है कि पोस्टुलेट्स अभी और भी ज्यादा हैं, आगे वाली पोस्टुलेट्स भी हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की क्लास में अगर रिपीट करूं तो हम लोगों ने क्या किया है, देखो आज की क्लास में हमने बोहर पोस्टुलेट्स पढ़ी, जिसमें से मैंने आपको 2 बोहर पोस्टुलेट्स बताई। भाई एक तो ये होता है कि जो सेंटर 2 या 3 बताई मैंने कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी फिक्स एंगुलर मोमेंटम वाले होते हैं, इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम हर एक ऑर्बिट का फिक्स होता है, हर एक ऑर्बिट का फिक्स होता है, और एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस भी फिक्स होता है। जैसे किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π था और डिफरेंस हमेशा H/2π आता है। फिर मैंने बोला कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता रहता है, अंदर न्यूक्लियस की तरफ नहीं आता, अपनी जगह पे घूमता रहता है, अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है और इन्फिनाइट तक ऑर्बिट होते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अंदर के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और इलेक्ट्रॉन का सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए कि आपका mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर ये मुझे डेटा पता हो तो इन डेटा से अपने क्या निकाल सकते हैं कि इससे अपने मतलब ये जो है ना क्लासिकल थ्योरी ऑफ न्यूटन जैसी है। न्यूटन ने बोला था ना कि भाई क्या न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था कि ऊपर से नीचे आम गिर रहा है, और सारी कहते हैं कि देखो सारा फिजिक्स का फादर है, ये है वो है सारा, तो आम गिरने से क्या हो गया था। तो बेटा उसने यही चीज तो निकाली थी कि आम गिर रहा है कितनी देर में, कितने डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस में कितनी देर में वो वहां पहुंचा, इतनी डिस्टेंस है, इतनी वेलोसिटी है, स्पीड है। तो आपका इतना से आपने डिस्टेंस जो आपने इक्वेशन पढ़ी कि हमें वेलोसिटी पता हो, डिस्टेंस पता हो, तो हम क्या चीज जो है चीजें दूसरी स्पीड वगैरह जो पता हो, तो हम 3 चीजों को रिलेट कर पाते हैं। क्लासिकल में इतना ही है, मतलब आपको पता है ना, जैसे इमीडिएट जैसे कोई आ जाता है कि इंडिया जो है दूसरे कंट्री पर अटैक करेगा तो इतने सेकंड में उसको खत्म कर देगा। इसका मतलब क्या है, हमारी मिसाइल्स हैं, तो हमारी मिसाइल्स जो हैं उनको डिस्टेंस पता है, आर पता है, और उनको वेलोसिटी भी पता है अपना, तो टाइम बता देंगे कि इतने टाइम के अंदर, जो इक्वेशन का यूज करते हैं। तो वही चीज तो यहां यूज कर रहे हैं कि अगर हमें क्लासिकल फिजिक्स यहां पर लगाएं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से किस डिस्टेंस पर है ये पता कर सकते हो आप, डिस्टेंस क्या है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है ये भी पता कर सकते हो आप, किस वेलोसिटी से जा रहा है। इवन उसके आगे चल करके नेक्स्ट क्लास में, अब उसमें मैंने आपको डिस्टेंस में मतलब रेडियस पढ़ा है, रेडियस में सिंपल क्वेश्चन, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी जो चीजें बता रहा हूं बेटा मिस नहीं करना है। वो आर का पहले पहले एक्सप्रेशन याद करना है, R इज इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई 4π mkZe² वाला एक्सप्रेशन याद करना है, क्योंकि उससे m का पता लगेगा आपको कि उसके अंदर m है, और उसके बाद वैल्यू याद करनी है 0.529 n²/z, और डबल डेकर आए तो 0.529 को कंपेयर कर लिया करो, मतलब r z/n² इज इक्वल टू दूसरे के इक्वल कर देना। सेम ऐसा ही वेलोसिटी में भी करना है बेटा, सेम इसी चीज को आपने वेलोसिटी के अंदर भी करना है आपने। और दूसरा बेटा जैसे अभी किसी का ये अभी प्रदुल्या सिंह का आया है मेरे पास मैसेज, तो उन्होंने पूछा है, तो मैंने अभी बोला कि जल्दी से जल्दी आपको हर एक
नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे कंप्लीटली, जो चीज अपने पढ़ रहे हैं, मतलब नोट ओनली जो आपका स्लाइड के साथ जो अपने नोटेशन भी यूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस भी यूज कर रहे हैं, वो सारा आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा और साथ के साथ में उसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल होंगी। किसी तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, नो नीड टू वरी। आपकी सारी वरी हमारी है, आप तो काम करते जाओ। और टेस्ट में अब अच्छी चीज जो होगी, जैसे जैसे आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे उसमें परफॉर्मेंस दो, और जैसे ही मटेरियल आता है उसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जो आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। देखो खाना सभी लोग खाते हैं, लेकिन सभी की बॉडी सलमान खान जैसी नहीं होती। सलमान खान की बॉडी बढ़िया इसलिए है क्योंकि वो जो चीजें खाता है उसकी प्रैक्टिस करता है, वो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज ने उसकी बॉडी इतनी बढ़िया बनाई है। पढ़ तो आप सभी लोग रहे हो, सभी टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छा ही पढ़ाता है, हर एक टीचर कोशिश करता है कि वो बेस्ट से बेस्ट दूं, बट लेकिन वो जो प्रैक्टिस करेगा ना, बॉडी मतलब, बॉडी का मतलब हमारे यहाँ क्या है कि नॉलेज उसी की शेप लेगी, बढ़िया वाली नॉलेज जो शेप लेगी उसी स्टूडेंट लेगी। तो इट शुड बी कीप इन माइंड कि ये आप जो सिलेक्शन के जो हीरो है वो आप हैं बेटा। सिलेक्शन करना है तो सबसे बड़ा रोल आपका, आपके अंदर वो स्पिरिट होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि मुझे ये सिलेक्शन निकालना है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मैंने इतना पढ़ लिया, मेरा क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं, दर्द होना चाहिए। और अगर सिल्ली क्वेश्चन गलत होता है बेटा, मैं हर साल सभी स्टूडेंट को, पुराना स्टूडेंट भी कोई मेरा होगा यहाँ पर, हर साल उन बच्चों को बोलता हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन थोड़े से नंबर से रह गया है इस बार, स्पेशली वो बच्चे ध्यान दें बेटा। अगर आपके सिल्ली क्वेश्चन गलत होते हैं तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने, और थप्पड़ मारो अपने आप को कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, अगर ऐसी बेवकूफी करूंगा तो मेरा नंबर कैसे आएगा, कितने सालों में आएगा फिर। तो ऐसे गलत नहीं करने बेटा। और जब अपने आप को मारोगे ना, तब आपको ध्यान रहेगा शीशे के सामने बेटा, कोई डर नहीं, अकेले होते हो, मार सकते हो थप्पड़, लेकिन आपको ध्यान रहेगा, अरे यार मैंने ये थप्पड़ तो मारा था, ये कोई गलती की थी ना पहले, तो दोबारा नहीं करोगे बेटा। तो आप प्रैक्टिस का क्वेश्चन करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपको हर चीज अवेलेबल होगी बेटा। तो सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।